श्रुतिपीडिया में सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने एंग्लो मराठा युद्धों पर बात की थी विस्तार से। आज हम भारतीय इतिहास के एक और बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे, एंग्लो सिख युद्ध। आज का मकसद है इन युद्धों को पूरी तरह समझना, आखिर ये क्यों हुए, कौन सी खास घटनाएं थीं और इनके नतीजे क्या रहे जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत सरल हिंदी में रहे ताकि सब कुछ आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एंग्लो सिख युद्ध थे क्या असल में? जी, ये 19वीं सदी के मध्य में, मतलब आप समझ लीजिए 1840 के दशक के आसपास, सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस वक्त यहाँ मजबूती से जम चुकी थी, उनके बीच हुए दो बड़े सैन्य टकराव थे। और ये युद्ध इसलिए इतने अहम है क्योंकि इनके बाद ही पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय हो गया और कह सकते हैं कि भारत का आखिरी बड़ा स्वतंत्र राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन एक बात है, महाराजा रंजीत सिंह के समय तो सिख साम्राज्य बहुत ताकतवर था, मतलब पूरे उत्तर पश्चिम में दबदबा था उनका। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि अंग्रेजों से युद्ध की नौबत आ गई? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह वाकई एक बहुत ही काबिल और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने जो अलग अलग सिख गुट थे, मिसलें जिन्हें कहते हैं, जी, उन सबको एकजुट किया और एक बहुत बड़ा मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। ये पंजाब से कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। और उनकी फौज, वो तो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन की हुई थी, उस जमाने की बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब इतना मजबूत साम्राज्य। असल दिक्कत शुरू हुई 1839 में, जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। उनके जाने के बाद लाहौर दरबार में कोई वैसा मजबूत नेता नहीं रहा। सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई, अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे। और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो लगातार अपना इलाका बढ़ाने के फिराक में थे ही। उनकी नज़र पंजाब पर तो काफी पहले से थी, वो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा। तो पंजाब की अंदरूनी कमजोरी और अंग्रेजों की वो विस्तार वाली सोच, इनके टकराव ने ही माहौल को इतना बिगाड़ दिया कि लड़ाई छिड़ गई। तो जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, मतलब मुख्य रूप से दो युद्ध हुए थे। हाँ जी हाँ, मुख्य तौर पर दो ही एंग्लो सिख युद्ध लड़े गए। पहला 1845 से 46 तक और दूसरा उसके कुछ ही साल बाद 1848 से 49 तक। और इन्हीं दो युद्धों के बाद पंजाब का भविष्य तय हो गया, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बाद सब शांत हो गया, छोटी मोटी झड़पें, विरोध होते रहे, लेकिन बड़े युद्ध यही दो थे। कहीं कहीं तीसरे युद्ध की बात होती है, पर वैसा कोई संगठित तीसरा युद्ध हुआ नहीं। समझ गया। तो ठीक है, पहले युद्ध पर आते हैं, 1845-46 वाले पर। इसके तात्कालिक कारण क्या थे? अस्थिरता और ब्रिटिश विस्तारवाद तो ठीक है, वो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा था। बिल्कुल, वो तो बुनियाद में थे ही, पर कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने आग में घी का काम किया। एक तो, जैसा मैंने कहा, रंजीत सिंह के बाद लाहौर दरबार कमजोर था, अंदरूनी झगड़े थे। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया कि पंजाब की सीमा के पास फिरोजपुर में अपनी एक मिलिट्री छावनी बना ली और उसे मजबूत करने लगे। ओ, ये तो सीधी चुनौती जैसी बात हो गई। हाँ, सिखों ने इसे अपने लिए सीधा खतरा माना। और एक और बात थी। क्या? जो सिख सेना थी, खालसा फौज, वो बहुत बहादुर और मजबूत थी। उसमें एक बड़ा धड़ा ये मानने लगा था कि अंग्रेज हमला करेंगे ही, देर सवेर, तो क्यों ना हम ही पहले हमला कर दें। अच्छा, ये सोच भी थी। जी, इसी चक्कर में खालसा सेना के कुछ हिस्सों ने दिसंबर 1845 में सतलज नदी पार कर ली। अंग्रेजों को तो बस बहाना चाहिए था, उन्होंने इसे आक्रमण माना और बस पहला एंग्लो सिख युद्ध शुरू हो गया। राइट है। जाहिर है मुकाबला फिर सिख खालसा सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बीच हुआ। जी। कौन कौन सी मुख्य लड़ाइयां हुई इसमें? जी हाँ, आमने सामने यही दो ताकतें थीं। खालसा सेना बहुत बहादुर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास तोपखाना बेहतर था। उनका संगठन, उनकी लीडरशिप, वो शायद ज्यादा कारगर रही। इस युद्ध की जो मुख्य लड़ाइयां थीं, उनमें सबसे पहले हुई मुदकी की लड़ाई, 18 दिसंबर 1845। मुदकी? हाँ, ये पहली बड़ी टक्कर थी। अंग्रेज जीते, पर उनको नुकसान काफी हुआ। उन्हें अंदाजा लग गया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। फिर हुई फिरोज शाह की लड़ाई
21-22 दिसंबर 1845। ये तो बहुत ही भयानक और कांटे की टक्कर थी। 2 दिन चली, अंग्रेज मुश्किल से जीते। और यहाँ ना कुछ सिख सेनापतियों जैसे लाल सिंह और तेज सिंह, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी। अच्छा, अंदरूनी गड़बड़ भी थी। कुछ ऐसा कहा जाता है। फिर हुई अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846। इसमें अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली और सिख सेना काफी कमजोर पड़ गई। और आखिर में हुई सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1840। ये पहले युद्ध की आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई थी। सतलुज नदी के किनारे हुई थी। इसमें खालसा सेना हार गई और इसके साथ ही उनका प्रतिरोध लगभग खत्म हो गया। इस हार के बाद तो संधि हुई होगी, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, युद्ध खत्म हुआ मार्च 1846 में लाहौर की संधि से। और जैसा कि होता है, हारने वाले के लिए शर्तें बहुत सख्त थीं। क्या शर्तें थी? मतलब क्या क्या छीन लिया गया? शर्तें काफी अपमानजनक और दूर तक असर डालने वाली थीं। एक तो सतलुज और ब्यास नदियों के बीच का जो बहुत उपजाऊ इलाका है, जालंधर दोआब, वो अंग्रेजों ने ले लिया। पूरा दोआब? जी हाँ, पूरा जालंधर दोआब। फिर खालसा सेना की गिनती बहुत कम कर दी गई, उन पर पाबंदियां लगा दी गई। लाहौर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया। कहने को तो वो निगरानी के लिए था, पर असल में वो पंजाब के राजकाज में सीधा दखल दे रहा था। और सिखों पर भारी हर्जाना भी लगाया गया लड़ाई के खर्चे के तौर पर। रकम इतनी बड़ी थी कि लाहौर दरबार उसे चुका ही नहीं पाया। ओह। तो फिर ये हुआ कि हर्जाने के बदले अंग्रेजों ने एक और संधि की, अमृतसर की संधि। वो भी मार्च 1846 में ही। इसके तहत हर्जाने के बदले कश्मीर का इलाका जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। सोचिए, कश्मीर बेच दिया गया। इससे सिख साम्राज्य और छोटा हो गया। बाप रे, ये शर्तें सुनकर तो लगता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये तो उनके मान सम्मान, उनकी आज़ादी पर सीधी चोट थी। शायद इसीलिए शांति ज़्यादा दिन चली नहीं, है ना? क्योंकि दूसरा युद्ध तो बस 2 साल बाद ही 1848 में शुरू हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर बात और पेचीदा हो जाती है। लाहौर की संधि ने पंजाब को आज़ाद तो छोड़ा, पर वो आज़ादी बस नाम की थी। असल कंट्रोल तो ब्रिटिश रेजिडेंट का था। उसकी दखलंदाजी से सिख सरदार, आम लोग सब बहुत नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो सरासर बेइज्जती है। हमारे अपने राज में बाहरी आदमी हुक्म चला रहा है, और पैसों का बोझ तो था ही। तो दूसरे युद्ध 1848-49 वाले के पीछे क्या खास वजहें रहीं? संधि की शर्तों और बढ़ते ब्रिटिश दखल के खिलाफ गुस्सा। फिर एक तात्कालिक वजह बनी मुल्तान के गवर्नर दीवान मूल राज का विद्रोह। ओके। अंग्रेजों ने उस पर दबाव डाला, उसे हटाकर नया गवर्नर लाना चाहा, तो उसने बगावत कर दी। और ये आग सिर्फ मुल्तान तक नहीं रही, ये पूरे पंजाब में फैल गई। बहुत से सिख सरदार और सैनिक जो पहले से ही नाराज थे, वो इस विद्रोह में शामिल हो गए। यानी एक चिंगारी ने आग लगा दी। बिल्कुल। और साथ में सिख राष्ट्रवाद की भावना भी थी। लोगों के मन में था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना है, महाराजा रणजीत सिंह के वक्त वाला मान सम्मान, वो आज़ादी वापस लानी है। तो इस दूसरे युद्ध में कौन कौन थे आमने सामने और मुख्य लड़ाइयाँ कहाँ हुई? इसमें मुख्य रूप से सिख सेना के वो बचे खुचे हिस्से और सरदार थे जो अंग्रेजी राज का विरोध कर रहे थे और जिन्हें मूल राज के विद्रोह से एक मौका दिख गया था। उन्होंने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी। हालांकि इस बार उनके पास साधन पहले से कम थे, आपस में तालमेल की भी कमी थी, लेकिन लड़े वो फिर भी जबरदस्त बहादुरी से। इस युद्ध की मुख्य लड़ाइयाँ थीं। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848, ये झेलम नदी के पास हुई। इसमें सिख घुड़सवारों ने अंग्रेजों को अच्छी टक्कर दी। फिर आई चिलियांवाला की लड़ाई जनवरी 1849। ये लड़ाई बहुत मशहूर है अपनी भीषणता के लिए। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। अंग्रेज इसे अपनी जीत कहते हैं, पर सच ये है कि उन्हें भी बहुत चोट पहुंची थी। सिख सेना यहाँ कमाल की बहादुरी से लड़ी। चिलियांवाला, हाँ, इसका नाम सुना है जी। और फिर आखिरी बड़ी लड़ाई हुई गुजरात की लड़ाई फरवरी 1849, ये चिनाब नदी के पास। इसमें अंग्रेजों ने अपनी तोपों का बहुत इस्तेमाल किया, इसीलिए इसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं। इसमें अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली और सिख सेना की कमर टूट गई। और इस निर्णायक हार का नतीजा? दूसरे युद्ध में हार का नतीजा सीधा और साफ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से विलय। मार्च 1849 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि पंजाब अब ब्रिटिश भारत का हिस्सा है। सिख साम्राज्य खत्म। और इसके साथ और क्या बड़े बदलाव हुए? महाराजा का क्या हुआ? कोहिनूर का क्या हुआ? हाँ, वो भी अहम बातें हैं।
पंजाब तो ब्रिटिश प्रांत बन गया, उस पर सीधा अंग्रेजी शासन लागू हो गया। जो युवा सिख महाराजा थे दलीप सिंह, वो उस समय छोटे ही थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। उन्हें पेंशन देकर पहले तो भारत में ही रखा, फिर बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया। उनका बाकी जीवन वहीं बीता। और हाँ, वो मशहूर कोहिनूर हीरा जो कभी रंजीत सिंह के खजाने की शान था, हाँ, कोहिनूर, उसे अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया। तो कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम साबित हुए, है ना? बिल्कुल। इसमें खास बात यह है कि इनकी नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। एक तो जैसा हमने कहा, रंजीत सिंह का बनाया शक्तिशाली सिख साम्राज्य खत्म हो गया। पंजाब के विलय से अंग्रेजों का कंट्रोल लगभग पूरे भारत पर हो गया। उत्तर पश्चिम की सीमा उनके हाथ में आ गई। अब कोई बड़ी देसी ताकत नहीं बची थी जो उन्हें सीधी चुनौती दे सके। लेकिन एक बात दिलचस्प है जो आपने कही कि अंग्रेज सिखों की बहादुरी से प्रभावित हुए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इतनी कड़ी लड़ाइयों के बाद भी अंग्रेजों ने सिख सैनिकों की लड़ने की काबिलियत को माना और हार के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में सिखों को अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना शुरू किया। आगे चलकर सिख रेजिमेंट सेना का बहुत अहम हिस्सा बनी। ये तो विडंबना है, जिनसे लड़े उन्हीं को सेना में ले लिया। जी, और पंजाब की लोकेशन भी बहुत अहम थी। उत्तर पश्चिम सीमा पर होने की वजह से ये रूस या अफगानिस्तान से आने वाले खतरों के खिलाफ एक बफर जोन बन गया अंग्रेजों के लिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल। और एक बात और, भले ही साम्राज्य खत्म हुआ, पर इन युद्धों ने सिख पहचान और एकता की भावना को शायद और मजबूत किया, जो आगे आजादी की लड़ाई में भी दिखी। हाँ, ये भी है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जे के बाद वहां नहरें बनवाईं, खेती बढ़ी, लेकिन उनका मकसद अपना रेवेन्यू बढ़ाना और कंट्रोल मजबूत करना ही था। और ये सवाल तो रहता ही है कि सिख हारे क्यों? तो उसमें अंदरूनी फूट, कुछ नेताओं का धोखा और अंग्रेजों की बेहतर डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्लानिंग, ये सब कारण थे। और अगर हम इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें, खासकर यूपीएससी के लिए, तो इन युद्धों का क्या महत्व है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से ये युद्ध बहुत जरूरी हैं। इनसे कई चीजें साफ होती हैं। ब्रिटिश सत्ता कैसे फैली, उनकी नीतियां क्या थीं, क्षेत्रीय ताकतें क्यों और कैसे हारी, रणजीत सिंह जैसे मजबूत राजा के बाद भी साम्राज्य कैसे बिखर गया, ये समझना जरूरी है। हाँ, पंजाब का रणनीतिक महत्व क्या था और 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने अपना राज कैसे कंसोलिडेट किया, उसमें पंजाब का विलय एक बड़ा कदम था। यूपीएससी मेंस में अक्सर अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों पर सवाल आते हैं, जैसे सब्सिडियरी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पंजाब का विलय डलहौजी की इसी नीति का हिस्सा था। लाहौर और अमृतसर संधियों की शर्तें, उनके नतीजे, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो इस एरिया से सवाल आते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो एंग्लो सिख युद्ध ब्रिटिश राज को भारत में स्थापित करने में एक टर्निंग पॉइंट थे। सिखों ने गजब की बहादुरी दिखाई, पर अंदरूनी कमजोरियां, लीडरशिप का संकट और अंग्रेजों की बेहतर चालों की वजह से उन्हें हारना पड़ा और नतीजा हुआ पंजाब का विलय। हाँ, बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर सिख पहचान, उनका जज्बा कायम रहा। सोचने वाली बात यह है कि जिन सिख सैनिकों से अंग्रेजों ने 2 इतने भयानक युद्ध लड़े, उन्हीं को बाद में बड़ी संख्या में अपनी सेना में शामिल करने का फैसला, इस चीज ने आगे चलकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैरेक्टर को कैसे बदला होगा और खुद सिख समुदाय पर इसके क्या असर पड़े होंगे, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। उम्मीद है एंग्लो सिख युद्धों पर यह गहरी बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें। जय हिंद।